हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं बेटा आप लोग। स्वागत है आप लोगों का पीडब्ल्यू के इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पे। बेटा आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो प्रैक्टिकल्स होते हैं उनको देखा जाएगा। इसमें हम लोग एनालिसिस करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड पे। ठीक है, तो चलिए शुरू किया जाए एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। दो तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक कंपाउंड का एनालिसिस किया जाता है। एक्चुअली देखो होता क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो तरह के एलिमेंट होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो तरह के एलिमेंट होते हैं। एक एलिमेंट होते हैं जिन्हें हम लोग कोर एलिमेंट कहते हैं। क्या बोला जाता है? कोर एलिमेंट। और दूसरा जो होता है वो क्या होता है? सब एलिमेंट। दूसरा होता है सब एलिमेंट। दूसरा आपका सब एलिमेंट होता है। कोर एलिमेंट्स की बात करें बेटा तो इसमें कार्बन, कोर मतलब मुख्य, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। ठीक है, इनके डिटेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो ये होना तय है। दूसरा क्या होता है सब एलिमेंट में? इसमें जैसे नाइट्रोजन हुआ, इसमें हैलोजन, हैलोजन जैसे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन। यहाँ हम लोग क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन का टेस्ट देखेंगे। ठीक है, और सल्फर, ठीक, और फास्फोरस, इन सब की बातें करेंगे। तो ये सब एलिमेंट होते हैं किसमें? ऑर्गेनिक कंपाउंड में। और कोर एलिमेंट की बात करें तो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इन जनरल माना जाता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो इसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो होगा ही होगा। अब इन सब का कैसे हम लोग डिटेक्शन करेंगे, कैसे हम लोग एस्टिमेशन करेंगे, ये चीज़ें हम लोग देखेंगे। ठीक, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो आप एनालिसिस करते हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो एनालिसिस किया जाता है, क्या किया जाता है? एनालिसिस। ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो एनालिसिस किया जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो एनालिसिस किया जाता है वो दो तरीके से किया जाता है। कैसे कैसे? एक तो किया जाता है भाई क्वालिटेटिव एनालिसिस, और दूसरा कैसे किया जाता है? क्वांटिटेटिव एनालिसिस। एक हम लोग क्या करते हैं? क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं, एक क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं, और दूसरा क्या है? क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे तो देखो क्या खास बात होगी क्वालिटेटिव और क्या होगी खास बात क्वांटिटेटिव एनालिसिस की। तो एक्चुअली यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये डिटेक्ट करते हैं कि कौन कौन सा एलिमेंट है। नाइट्रोजन है तो वो कैसे पता चलेगा नाइट्रोजन कैसे है, क्लोरीन है कि नहीं है, फास्फोरस है कि नहीं, सल्फर है कि नहीं, ये सारी बातें हम लोग कहाँ पे करते हैं? क्वालिटेटिव एनालिसिस में। और इसमें हम लोग ये देखते हैं कि कोई एलिमेंट है तो उसका अमाउंट कितना है, परसेंटेज क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ये बातें हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में करते हैं। ठीक है, तो दो तरह से क्या होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का एनालिसिस होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस पे। और क्वालिटेटिव एनालिसिस पे जाने से पहले थोड़ा सा देख लिया जाए। जैसे कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो कोर एलिमेंट है, उनका डिटेक्शन करने की ज़रूरत है नहीं। लेकिन मान लो करना पड़े, कोई कंपाउंड है, पता करना पड़े कि उसमें कार्बन है कि नहीं है, हाइड्रोजन है कि नहीं है, तो उसके लिए क्या करना होता है? उसके लिए एक टेस्ट बना है। उसके लिए क्या है? एक टेस्ट बना है जिसे नाम दिया गया है लिबिक टेस्ट। क्या नाम दिया गया है? लिबिक। क्या नाम दिया गया है बेटा? लिबिक टेस्ट। लिबिक टेस्ट। तो लिबिक टेस्ट क्या होता है? इसमें हम लोग लिबिक टेस्ट में क्या करते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन तो होगा ही होगा। अगर मान लो कंपाउंड में हमको पता करना है कि ऑर्गन है कि नहीं है, उसके लिए हम लोग लिबिक टेस्ट करते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग कंपाउंड जो होता है हमारा उसको हम लोग ट्रीट कराते हैं, कंपाउंड को ट्रीट कराते हैं किसके साथ? CuO के साथ। ठीक, अगर इसमें कार्बन होगा तो कार्बन क्या करेगा बताओ? इस CuO क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडेशन कर देगा। कार्बन अगर रहेगा तो कार्बन को CO2 में कन्वर्ट कर देगा। अगर हाइड्रोजन होगा तो हाइड्रोजन को वाटर में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे कार्बन हम मान लेते हैं कि कार्बन के लिए चेक कर रहे हैं, तो जितने कार्बन होंगे सारे के सारे क्या आ जाएंगे? CO2 के फॉर्म में आ जाएंगे। अब ये CO2 जो बनता है इसमें हम लोग पास कराते हैं क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। CO2 को पास कराते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में।
तो जो सोल्यूशन बन के आता है वो मिल्की इन कलर हो जाता है। तो सोल्यूशन का कलर कैसा हो जाता है? मिल्की। और क्यों होता है? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। CaCO3 के फॉर्मेशन के कारण सोल्यूशन का कलर क्या हो जाता है? मिल्की कलर हो जाता है। ठीक, अब इसमें हम लोग फर्दर क्या करते हैं? CaCO3 में हम लोग पास आउट कराते हैं एक्सेस अमाउंट में H2O और CO2। यहाँ हम लोग एक्सेस अमाउंट में H2O और CO2 को पास कराते हैं। ठीक, ये है एक्सेस। इसमें एक्सेस अमाउंट में H2O और CO2 पास कराएंगे तो जो सोल्यूशन बन के आएगा वो कलरलेस हो जाता है। क्या हो जाता है? कलरलेस हो जाता है। क्यों कलरलेस हो जाता है? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट। यहाँ कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो कि डिजॉल्व हो जाता है सोल्यूशन में, तो ये सोल्यूशन का कलर गायब हो जाता है, जिससे हमको क्या पता चलता है कि कंपाउंड में कार्बन है। ठीक है, अब मान लो कंपाउंड लिया और चेक करना है हाइड्रोजन है कि नहीं। हालांकि इसमें कार्बन था CO2 में, जो हाइड्रोजन होगा H2O में कर देगा। तो H2O के लिए क्या होगा? Cu से जब रिलेट कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे, तो जो हाइड्रोजन इसमें होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? H2O में। ठीक है, अब H2O को हम लोग कॉपर सल्फेट के साथ क्या करते हैं? रिएक्ट करा देते हैं। मतलब H2O को कॉपर सल्फेट के साथ कॉपर सल्फेट के थ्रू पास आउट करा देते हैं। ठीक, तो H2O और कॉपर सल्फेट जब एक दूसरे को मिलेंगे तो देखो क्या होता है, ये दोनों जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है। कौन सा कॉम्प्लेक्स बनता है? देखे होंगे आप इसे ब्लू विट्रियोल बोला जाता है कि नहीं? ये ब्लू विट्रियोल होता है। इसका कलर क्या हो जाता है? ब्लू कलर। जैसे ही ये बनेगा सोल्यूशन का कलर कैसा हो जाएगा? ब्लू। तो ब्लू कलर आने के कारण हमको पता चल जाएगा कि क्या है इसमें? वाटर है। ठीक है, तो ये लिबिक टेस्ट संबंधी जानकारी थी। हालांकि ये बहुत ज़रूरी नहीं है। जब ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग लेते ही हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे तो क्या होगा? उसमें कार्बन या हाइड्रोजन तो होगा ही होगा कि नहीं। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं किसका? लेसाइन टेस्ट का। नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं लेसाइन टेस्ट का। यही आज के लिए इम्पोर्टेंट टेस्ट है। ठीक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट है ये। इसमें क्या होता है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग आने के चांसेस ज़रूर रहते हैं, तो ये टेस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है और एग्ज़ाम IIT JEE एडवांस के लिए तो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब लेसेग्ने टेस्ट की बात हम लोग करें तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? कोर एलिमेंट जो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है उनका डिटेक्शन होता नहीं, होना है। अगर करना है तो लिबिक्स टेस्ट एक है उसके लिए अलग से। अब हम लोग जो सब एलिमेंट होते हैं, जैसे कि आपका नाइट्रोजन हो गया, हेलोजन हो गया, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, उसके लिए लेसाइन टेस्ट या लेसेग्ने टेस्ट इसको कुछ लोग बोलते हैं, ये कराया जाता है। ठीक, तो लेसाइन टेस्ट कब कराया जाएगा? उसके पहले हम लोग क्या करेंगे? सोडियम और ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेंगे और एक फ्यूजन ट्यूब में डाल के उसको हीट करेंगे, और तब तक हीट करेंगे जब तक कि उसका कलर क्या ना हो जाए? डल रेड ना हो जाए। क्या किया? सोडियम लाया। सोडियम अगर केरोसिन आयल में है तो उसको क्या करो? टिश्यू पेपर से उसको थोड़ा सुखा दो भैया, ड्राई कर दो, मतलब केरोसिन आयल मुक्त फ्री कर दो उसको, उसमें केरोसिन आयल की मात्रा ना हो। ठीक, अब उसको क्या करो? ऑर्गेनिक कंपाउंड की थोड़ी सी मात्रा लो, ऑर्गेनिक कंपाउंड और सोडियम को एक साथ फ्यूजन ट्यूब में डाल दो, और फ्यूजन ट्यूब को अलग गर्म करते रहो, गर्म करते रहो, गर्म करते रहो। तो तब तक गर्म करो जब तक कि वो डल रेड कलर ना हो जाए। फिर उसके बाद क्या करो? फ्यूजन ट्यूब को 15 से 20 ml या 10 से 15 ml वाटर में क्या कर दो? फ्यूजन ट्यूब को डाल दिया। डालने से क्या होगा? वो फ्यूजन ट्यूब हीट थी, जैसे ही वाटर में जाएगी तुरंत टूट जाएगी। अब जो मिक्सचर है उसको आप क्रश करोगे, ग्राइंड करोगे, फिल्ट्रेट करोगे। अब आपका जो कंपाउंड है वो आपके सामने आ चुका है। अब उसका हम लोग आगे टेस्ट करेंगे। तो बेसिकली क्या है, लेसेग्ने टेस्ट करने के लिए जो ये प्रोसेस किया गया है उसमें देखो होता क्या है। लेसेग्ने टेस्ट के लिए जो चीज़ हमने क्या की है, जो अभी इस फ्यूजन ट्यूब में काम कराई है, उसमें देखो होगा क्या कि सोडियम जो होगा वो अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन है तो उससे मिलके, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है कार्बन तो होगा ही, नाइट्रोजन से मिलके क्या करेगा? ये बनाएगा क्या? NaCN। क्या बनाएगा? NaCN। NaCN है, सोडियम साइनाइड है, ये वाटर सॉल्युबल है।
ठीक है, मतलब वाटर सॉल्युबल कहने का मतलब Cn माइनस आयन यहाँ फ्री मिल जाएगा। ठीक है, अगर ये नाइट्रोजन होगा तो ये प्रोसेस होगा, अगर उसमें क्या हो जाए, सल्फर हो जाए, तो नाइट्रोजन और सामने दिखेगा सल्फर ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो ये बना लेगा Na2S। क्या बना लेगा, सोडियम सल्फाइड। अगर कंपाउंड में क्या हो जाए, हेलोजन हो जाए, हेलोजन मतलब क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो हेलोजन को देखेगा तो ये क्या कर लेगा उसके साथ, बताओ, हेलोजन के साथ क्या करेगा, ये NaX सोडियम हैलाइड बना लेगा। ठीक है, बोलो, ये फ्यूजन ट्यूब में ये रिएक्शन हुई होगी। ठीक है, अब हमको पहचानना है कि नाइट्रोजन है कि नहीं, उसके लिए अलग टेस्ट। हमको पहचानना है सल्फर है कि नहीं, उसके लिए अलग टेस्ट। हमको पहचानना हेलोजन है कि नहीं, उसके लिए अलग टेस्ट। ठीक है, तो ये सारे टेस्ट क्या हो जाते हैं, लेसेग्ने टेस्ट के अंतर्गत आते हैं। ठीक, अब हम पहला डिटेक्शन करने जा रहे हैं किसका, हम लोग पहला डिटेक्शन करने जा रहे हैं किसका, नाइट्रोजन का। तो डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन एलिमेंट, डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन एलिमेंट, डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के डिटेक्शन को हम लोग देखने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, नाइट्रोजन के डिटेक्शन को देखने जा रहे हैं, नाइट्रोजन के डिटेक्शन को देखने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो देखा जाए। तो क्या हुआ था भाई, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन होगा तो नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक कंपाउंड का कार्बन और सोडियम मिलके क्या बनाएगा, NaCN बनाएगा कि नहीं, Na प्लस कार्बन प्लस नाइट्रोजन क्या बनाएगा, बोलो बोलो, NaCN बनाएगा कि नहीं बनाएगा, ये बनाएगा। ठीक है, अब NaCN है हमारे पास, इसमें क्या कर दे, Fe+2 का कोई सॉल्ट, FeSO4 जनरली लेते हैं, इससे रिएक्शन करा दिया गया, रिएक्शन करा दिया गया तो देखो क्या होता है, NaCl और FeSO4 का रिएक्शन जब हम लोग करा देंगे तो ये बन जाएगा Na4 Fe और ये बन जाएगा आपका NaCN है, Cl नहीं, NaCN FeCN6। ठीक, ये बन जाएगा आपका सोडियम फेरोसाइनाइड, इसका क्या नाम है, सोडियम फेरोसाइनाइड, इसे सोडियम फेरोसाइनाइड भी कहते हैं। ठीक है, या सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट 2, इसका IUPAC नाम हो जाएगा, सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट 2। ठीक, अब ये बन गया, जैसे ही ये बनता है फिर इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, Fe+3 का कोई सॉल्ट FeCl3 ला देते हैं। कोई सॉल्ट में क्या FeCl3 ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो FeCl3 हमने इसमें डाल दिया। FeCl3 डाल दिया, देखिए होगा क्या, इसका Cl और इसका Na आपस में मिलके NaCl बना देंगे। ठीक है, तो बनेगा क्या, ये 3 ले लेते हैं और ये कितना ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, तो बन जाएगा Fe4। ठीक है, Fe4 और FeCN बैलेंस कर लेना है, CN6 का थ्राइस, और आपका कितना NaCl, 12 NaCl तो बाहर ही चला जाएगा। ठीक, तो ये बन गया, इसका नाम होता है फेरीफेरोसाइनाइड। क्या नाम होता है, फेरीफेरोसाइनाइड, गौर से देख लो भैया, फेरीफेरोसाइनाइड। या इसका दूसरा भी नाम होता है आयरन थर्ड हेक्सासाइनोफेरेट 2, आयरन थर्ड, ये थर्ड है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बाहर वाले की +3 है, अंदर वाले की +2। यहाँ भी देख सकते हो ये सोडियम फेरो है ना, फेरो हम लोग +2 के लिए लगाते हैं, आयरन की स्टेट यहाँ +2 होगी, चाहो तो आप चेक कर ले तो कर सकते हो। सोडियम का +1 होता है, 4 सोडियम है, इसको हटा दो 3 को भी, 4 सोडियम है तो +4, और इधर क्या है 6 Cn-, 6 निगेटिव
4 पॉजिटिव मतलब 2 पॉजिटिव और चाहिए, तो वो कहाँ होगा, आयरन का, कि नहीं। तो ये तुम्हारा हो गया, ठीक है। अब ऐसे क्या हो गया, फेरिफेरोसाइनाइड, जिसका आईपीएससी नेम क्या है, आयरन थर्ड हेक्सासाइनो फेरेट 2, ठीक है, ये बन गया। इसका नाम होता है प्रशियन ब्लू। इसका नाम क्या होता है, प्रशियन ब्लू होता है, प्रशियन ब्लू, ये होता है बेटा प्रशियन ब्लू। इसका जो कलर होता है तुरंत इंटेंस ब्लू कलर आता है, इंटेंस ब्लू कलर। जैसे ही ये देखो तो समझ लो कि क्या है, सिस्टम में नाइट्रोजन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन है, कि नहीं, बोलो, क्लियर है। ओ भाई देख लो एक बार। तो ये टेस्ट किसका रहा, ये रहा डिटेक्शन फॉर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एलिमेंट, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग डिटेक्शन करेंगे फॉर, ये समझ में आया। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर जानना है, बोलो, इसका स्ट्रक्चर देख लो, बना देते हैं। क्या है, 3Fe के साथ 6N, ठीक है। तो कहाँ बनाए, कहाँ बनाए, इसको हटा देते हैं, ये इंटेंस ब्लू इधर लिख देते हैं, इंटेंस ब्लू, ब्लू कलर तुरंत आ जाएगा कि नहीं, ये इंटेंस ब्लू हो गया। अब इसका स्ट्रक्चर देख लो, Fe+2 है, इसके साथ क्या है, 6Cn जुड़ा हुआ है, यही ना, ये क्या है, 6Cn जुड़ा हुआ है, ठीक है। बोलो भाई, 1 2 3 4 5 6, और Fe+2 फॉर्म में, ऐसे ही 3 बार होगा कि नहीं। ये Cn, ये देखो, Cn, इधर देखो, Cn, कार्बन दिखा नहीं रहे, Cn, Cn, ये C ट्रिपल बॉन्ड N है, इसको समझना भाई, इधर भी आप ऐसे करके देख सकते हो, ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ भी जो आयरन होगा वो +2 फॉर्म में होगा, किसमें होगा, +2। एक आयरन और लाते हैं यहाँ पे, Fe+2 वाला, ठीक है, यहाँ भी क्या कर देते हैं, 6Cn अटैच्ड कर देते हैं ऐसे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये हुआ। अब देखो पूरा आपका आ, ये बैलेंस है कि नहीं, 2 2 4 2 6, दो क्या हो गया, प्लस चार्ज और निगेटिव चार्ज, टोटल कितने 18 Cn माइनस हैं, तो 18 निगेटिव हो जाएगा, और 18 निगेटिव है, और 2 2 4 2 6, 6 प्लस वाला है, मतलब 12 क्या है, अभी 12 चार्ज चाहिए, जो मिलेगा कहाँ से, यहाँ से 12 चार्ज पॉजिटिव वाला चाहिए, जो यहाँ से मिलेगा। तो ये Fe जो होता है वो +3 ऐसे फ्यूज फॉर्म में ऊपर नीचे पाया जाता है, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। भड़कीला डरावना सा है, लेकिन स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आप समझ सकते हो बस, ठीक। तो प्रशियन ब्लू आया, और प्रशियन ब्लू का क्या हो गया, ये स्ट्रक्चर हो गया। फेरिफेरोसाइनाइड, ये Fe+3 वाला है, लिख देते हैं। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या है, ये थर्ड है, और ये 2 है कि नहीं। अब क्लियर हो जाएगा, आईपीएससी नेम क्या हो जाएगा, आयरन थर्ड, जो बाहर का टायन होता है उसे सिंपल कॉमन नेम यूज किया जाता है, आयरन थर्ड, और अंदर क्या हो जाएगा, हेक्सासाइनो फेरेट 2, ठीक है। ये भैया देख लो आप, डिटेक्शन फॉर नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, देख लिया जाए, हटाएं इसको, बोलो, हटा दे, चलो। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, क्या, डिटेक्शन फॉर सल्फर। लेसेग्ने टेस्ट में या लेसाइन टेस्ट में डिटेक्शन फॉर क्या हो जाएगा, डिटेक्शन फॉर सल्फर, यही ना, डिटेक्शन फॉर सल्फर। चलो देखते हैं डिटेक्शन फॉर सल्फर।
डिटेक्शन फॉर सल्फर, क्या, डिटेक्शन फॉर सल्फर। ठीक, डिटेक्शन फॉर सल्फर, डिटेक्शन फॉर सल्फर। ठीक, सल्फर का डिटेक्शन करने जा रहे हैं हम लोग। तो ये दो तरीके से होता है, एक नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट होता है और एक क्या होता है, लेड एसीटेट। लेड एसीटेट से भी ट्रीट करा के पता चल जाता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर है कि नहीं है, और एक नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट जो इम्पोर्टेंट होता है। दोनों को हम लोग देख लेते हैं। तो पहला क्या है, नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। ठीक, अच्छा, अगर सल्फर होगा तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो वो सोडियम के साथ मिलके क्या बनाएगा, Na2S, सोडियम सल्फाइड। तो जब हम लोग क्या करेंगे, सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड की रिएक्शन कराएंगे, किसके साथ, किसके साथ, किसके साथ कराएंगे, नाइट्रो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ, जिसका फार्मूला है Na2FeCN5NO। ठीक है, ये फार्मूला है। इसका नाम क्या है, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। ठीक है, ये सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड हुआ। अब जब Na2S से इसकी रिएक्शन कराते हैं तो देखो क्या हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा हम लोग कंसनट्रेट HCl ले लेते हैं, या छोड़ो HCl नहीं, ऐसे ही रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा कि बनेगा जो तुम्हारा Na4Fe, का 6 तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ क्या हो जाएगा, NOS, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो बन के आता है इसका नाम क्या होता है, सोडियम थायो नाइट्रोप्रोसाइड, सोडियम थायो या सल्फो, सल्फो थायो कुछ भी बोल सकते हैं, एस आ जाता है तो थायो या सल्फो कुछ भी बोल। तो इससे हो जाएगा सोडियम सल्फो लिख देते हैं, सल्फो नाइट्रोप्रोसाइड। ठीक, ये बन के आ जाता है। अब इसका कलर क्या होता है, इसका कलर होता है वायलेट। ठीक, एक तो ये टेस्ट हुआ कि हमने Na2S जो ऑर्गेनिक कंपाउंड और सोडियम आपस में रिएक्शन करके सोडियम सल्फाइड बनाए थे, उसको हम लोग सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड से क्या करा दिए, रिएक्शन करा दिए, तो वायलेट कलर आने लगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सोडियम सल्फो नाइट्रोप्रोसाइड के कारण। ठीक है, बोलो, इसका स्ट्रक्चर जानने की ज़रूरत है, कुछ नहीं भाई, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देख लो, ये Fe है। ठीक, Fe से कितने, एक तो NO जुड़ा है, ठीक है, और बाकी क्या जुड़े हैं, CN जुड़े हैं कि नहीं, बाकी क्या जुड़े हैं, CN, बाकी CN जुड़े हैं, 1 2 3 4, और एक और जोड़ दो भैया, 5। और इसके ऊपर क्या है, -2 चार्ज है, और बाहर 2 सोडियम +1 वाले। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का। ठीक, कोई दिक्कत, आसान सा टेस्ट है, डिटेक्शन ऑफ सल्फर। और दूसरा टेस्ट यहीं पे लिख देते हैं, या आगे ले लेते हैं, डिटेक्शन ऑफ सल्फर, या इसी में लिख देते हैं भाई, डिटेक्शन ऑफ सल्फर में दूसरा हम लोग यूज़ कर लेते हैं, कोई कलर लाओ भाई, ये वाला कलर लेते हैं। ठीक, दूसरा कल क्या है, लेड एसीटेट टेस्ट, दूसरा है इसी में लेड एसीटेट टेस्ट, लेड एसीटेट टेस्ट। ये होता है आपका CH3CO O- का ट्वाइस, और बाहर क्या है, Pb+2। ठीक, लेड एसीटेट।
तो जब हम लोग Na2S को रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, लेड एसीटेट के साथ, तो देखो क्या होगा, आ जाएगा आपका लेड सल्फाइड का प्रेसिपिटेट, वो भी ब्लैक प्रेसिपिटेट आता है। कैसा आता है, डार्क डार्क ब्लैक प्रेसिपिटेट। ठीक है, ये आ जाएगा। जैसे डार्क ब्लैक प्रेसिपिटेट आएगा हमको पता चल जाएगा कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या था, सल्फर था। बाकी इसके साथ क्या बन जाएगा, सोडियम एसीटेट बन जाएगा कि नहीं, ये बन जाएगा। तो ये किसके लिए लेसैग्ने टेस्ट हुआ, लेसाइन टेस्ट हुआ, किसके लिए, आपका नाइट डिटेक्शन फॉर सल्फर के लिए। ठीक है, बोलो। अब हम लोग नेक्स्ट देखने जा रहे हैं किसका, हैलोजन के लिए टेस्ट। ठीक, तो हैलोजन के लिए मेन टेस्ट क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। ठीक है, और एक टेस्ट होता है क्लोरीन गैस टेस्ट। तो क्लोरीन गैस बेसिकली ब्रोमीन और आयोडीन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग मिल लेंगे हैलोजन के लिए जो टेस्ट होता है वो क्या है, सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। तो नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं डिटेक्शन फॉर हैलोजन। ठीक है, तो टेस्ट फॉर हैलोजन, तो हैलोजन के लिए क्या होगा टेस्ट, देख लिया जाए। तो हैलोजन टेस्ट करने से पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग क्या कर लेते हैं, उसमें ये श्योर कर लेते हैं कि उसमें क्या हो, नाइट्रोजन ना हो, उसमें क्या हो, सल्फर ना हो। ठीक है, अगर सल्फर नाइट्रोजन होगा तो कार्बन के साथ मिलके NaCN बना लेगा, तो वो AgCN का प्रेसिपिटेट या AgCN बनाने लगेगा, तो हम लोग टेस्ट नहीं पता कर पाएंगे। ठीक है, तो सल्फर होगा तो फिर वो भी Ag2S बनाने लगेगा। तो पहले हम लोग ये इंश्योर कर लेते हैं कि उसमें क्या हो, सल्फर और नाइट्रोजन ना हो। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बिफोर हैलोजन टेस्ट, बिफोर हैलोजन टेस्ट, बिफोर हैलोजन टेस्ट, we ensure that we ensure that there is no presence of no presence of no presence of nitrogen and sulfur by adding HNO3, क्या, HNO3 कंसनट्रेट HNO3। ठीक है, बाय एडिंग HNO3। तो कंसनट्रेट HNO3 क्या करेगा, जो HNO3 है वो रिएक्शन करेगा किसके साथ, NaCN के साथ, तो बना लेगा आपका HCN। HCN बन गया तो CN हाइड्रोजन के साथ फंस गया बेचारा। अब CN का टेस्ट नहीं, CN HCN तो रिएक्ट नहीं करेगा Ag+ के साथ। ठीक है, अगर यहीं पे क्या हो, सल्फर हो, तो सल्फर क्या हो जाएगा, H2S बना लेगा। ये भी यहाँ, ये तो वाटर सॉल्युबल थे, यहाँ पे आयंस फ्री थे CN- और सल्फाइड के, यहाँ टेस्ट दे रहे थे ये सब, लेकिन जैसे ही HNO3 के साथ रिएक्शन कराया, ये HCN और ये H2S में कन्वर्ट हो गया। अब ये दोनों हम लोग को क्या करेंगे, तंग नहीं करेंगे ना, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड से गायब। अब हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे सिल्वर के लिए, सॉरी हैलोजन के लिए। पहला टेस्ट होता है नाइट्रो सिल्वर AgNO3, जिसे हम लोग सिल्वर नाइट्रेट कहते हैं। तो पहला जो टेस्ट होता है सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट फॉर हैलोजन, टेस्ट फॉर हैलोजन। हैलोजन के लिए हम लोग सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट करने जा रहे हैं। इसमें क्या होगा कि जो आपका हैलोजन होगा वो सोडियम के साथ मिलके क्या बनाया होगा, सोडियम हैलाइड बनाया होगा। अब सोडियम हैलाइड जब AgNO3 के साथ रिएक्शन करेगा तो देखो क्या बनाएगा, AgX का
पीपीटी बनाता है। और साथ में क्या बन जाएगा, बोलो, NaNO3। ठीक है। अब ये प्रिसिपिटेट का कलर ही बता देगा कि क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, क्या है। जैसे हमारे पास मान लो NaCl है, ठीक। तो NaCl जब ट्रीट कराएंगे AgNO3 के साथ, तो जो प्रेसिपिटेट आएगा वो किसका आएगा, AgCl का आएगा। और ये AgCl का जो प्रेसिपिटेट आएगा साथ में क्या बन जाएगा बताओ, NaNO3 बन जाएगा। ठीक है। तो जो AgCl का प्रेसिपिटेट तुम्हारा आएगा, भाई NaCl AgNO3 के साथ रिएक्शन किया, NaNO3 बना AgCl। AgCl का जो प्रेसिपिटेट आएगा वो कर्डी कैसा आता है, कर्डी वाइट, वाइट प्रेसिपिटेट आता है। तो कर्डी वाइट, गाढ़ा वाइट प्रेसिपिटेट बोल देंगे हम लोग, कर्डी वाइट प्रेसिपिटेट आ जाता है। ठीक है। तो पता चल जाएगा क्या है, AgCl है। जब हम लोग यही NaBr हो तो Br माइनस Na प्लस के साथ NaBr बना लेगा। ये जब AgNO3 के साथ रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन होगी, और रिएक्शन के बाद क्या बन जाएगा, आपका AgBr बन जाएगा। ठीक है। AgBr साथ में NaNO3 तो बनेगा ही बनेगा। अब AgBr जो बनेगा उसका कलर कैसा होगा, पेल येलो, पेल येलो कलर AgBr का आएगा। अगर ऐसा कलर आता है तो पता चल जाएगा कि AgBr बन रहा है। ठीक है। और यहीं पे देख लेते हैं, जब NaI रिएक्शन करेगा AgNO3 के साथ तो क्या होगा, AgI का प्रेसिपिटेट आएगा। ठीक है। और साथ में NaNO3 बन जाएगा। जो AgI का प्रेसिपिटेट आएगा वो ब्राइट येलो कलर का प्रेसिपिटेट होगा। तो ये आप रख लो भैया दिमाग में। ये टेस्ट रहा, फिर सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट रहा किसके लिए, एक हेलोजन्स के लिए। ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट फॉर हेलोजन। नेक्स्ट टेस्ट जो होता है वो होता है क्लोरीन गैस टेस्ट फॉर हेलोजन। दूसरा क्लोरीन गैस टेस्ट फॉर हेलोजन, क्लोरीन गैस टेस्ट फॉर हेलोजन। और यहाँ पे जो हेलोजन्स रहेंगे, जो टेस्ट रहेगा, इट इज़ ओनली या मेनली फॉर, इट इज़ मेनली फॉर Br एंड आयोडीन। ये ब्रोमीन और आयोडीन ऑर्गेनिक कंपाउंड में है कि नहीं उसके लिए ये टेस्ट होता है। ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें हम लोग ब्रोमीन होगा तो सोडियम के साथ मिलके NaBr बनाया होगा, इसकी रिएक्शन करा देते हैं Cl2। Cl2 में क्या है, ऑक्सीडाइजिंग पावर। हेलोजन में सबसे ज़्यादा फ्लोरीन में, फिर क्लोरीन में। तो क्लोरीन में ऑक्सीडाइजिंग पावर है, ये क्या कर देगा, तो ऑक्सीडाइज कर देगा। तो बन जाएगा तुम्हारा Br2 को ऑक्सीडाइज Br -1 से 0 में लेके चला गया, और साथ में 2NaCl बन गया। तो ये जो Br2 ब्रोमीन बना। ठीक है। अब ब्रोमीन का जो कलर होता है क्या होता है बताओ, रेडिश ब्राउन होता है कि नहीं होता है, बताओ। ये ब्रोमीन का जो कलर आएगा रेडिश ब्राउन, कैसा, रेडिश ब्राउन। ये रेडिश ब्राउन कलर होता है। जैसे ही रेडिश ब्राउन कलर दिखेगा तुरंत क्या हो जाएगा कि सिस्टम में क्या है, ब्रोमीन है। ठीक। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, NaI आयोडीन को चेक कर लेते हैं, Cl2 गैस को पास आउट करा के। तो Cl2 गैस इसको भी क्या कर देगा, I2 सॉलिड में ऑक्सीडाइज कर देगा, और साथ में क्या बना लेगा, NaCl। ठीक है। अब जो ये I2 सॉलिड बना है तुम्हारा, I2 सॉलिड का कलर क्या हो जाएगा बताओ, I2 सॉलिड का कलर क्या हो जाएगा, पर्पल कि नहीं,
पर्पल। ठीक है, तो ये पर्पल कलर इसका होता है। ठीक है, पर्पल कलर देखते ही पता चल गया कि क्लोरीन सॉरी आयोडीन है ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये हो गया क्लोरीन गैस टेस्ट। इसके पहले क्या हो गया, सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। अब ये हैलोजन का टेस्ट कंप्लीट हो गया। हम लोग और किसका टेस्ट पढ़ चुके, सल्फर का टेस्ट पढ़ चुके, हैलोजन का पढ़ चुके, और आपका नाइट्रोजन का पढ़ चुके। नेक्स्ट कभी कभी फास्फोरस का आ जाता है, तो फॉर फास्फोरस के लिए देख लिया जाए। फास्फोरस, ठीक है, फास्फोरस के लिए हम लोग देख लेते हैं। ठीक, तो टेस्ट फॉर फास्फोरस, इसमें क्या होगा, इसमें फास्फोरस जैसे है, तो फास्फोरस को पहले हम लोग रिएक्शन कराएंगे Na2O2 के साथ। ये इसको, ये फास्फोरस का टेस्ट हर जगह नहीं देखोगे कि नहीं होगा, लेकिन कहीं कहीं देखोगे पाया जाएगा, तो हम भी बता दे रहे हैं। फास्फोरस Na2O2 के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, PO4 3- बनाएगा। और इसकी रिएक्शन हम लोग करा देते हैं किसके साथ, HNO3 के साथ, तो ये H3PO4 फास्फोरिक एसिड बन गया। ठीक, अब फास्फोरिक एसिड जैसे ही बनता है, ठीक, ये क्या है, फास्फोरिक एसिड। तो फास्फोरिक एसिड बन गया। अब इसके बाद हम लोग इसमें क्या करते हैं, अमोनियम मॉलिब्डेट को डाल देते हैं। इसे डाल देते हैं H3PO4 में अमोनियम मॉलिब्डेट, अमोनियम मॉलिब्डेट को डाल देंगे, साथ में HNO3 ले लेंगे। तो जो बनेगा, देखो क्या बन जाएगा, अमोनियम, अमोनियम का क्या कर दो, 4 टाइम्स कर दो। ठीक है, ये फॉस्फेट हो जाएगा। ठीक है, बोलो, ये क्या हो जाएगा, फॉस्फेट। और इधर हो जाएगा 12 12 12 12 12 अमोनियम फॉस्फेट बनाना भाई। तो मॉलिब्डेट है, NO3 है, ये थ्राइस 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 रहेगा। ठीक, ये थ्राइस। अब ये हुआ MOO4। ठीक है, क्लियर है, बोलो। अगर हम लोग इसमें क्या करें, ऑक्सीजन देख लें, 4 यहाँ है, 4 वहाँ है, और यहाँ कितना है, 4 7, ये बन जाता है। ठीक, बोलो, 12MOO3 12, ये बन जाता है। ठीक, इसका जो कलर आता है वो कैनरी, कैनरी क्या होता है, येलो होता है। ठीक, देख लीजिए इसको एक बार, इस टेस्ट को आराम से आप देख लो, कैनरी येलो कलर इसका आएगा। ठीक है, कैनरी येलो। अच्छा, इसका नाम क्या होगा, ठीक, इसका नाम क्या होगा, बताओ। इसका नाम होगा अमोनियम, इसका नाम होगा अमोनियम, अमोनियम फास्फो मॉलिब्डेट, मॉलिब्डेट। ठीक है, अमोनियम फास्फो मॉलिब्डेट, ये ना होगा जी, अमोनियम फास्फो मॉलिब्डेट, फास्फो मॉलिब्डेट। बोलो, कैनरी येलो इसका कलर हो गया। ठीक है, तो ये टेस्ट फॉर फास्फोरस क्या किया, फास्फोरस को Na2O2 के साथ ट्रीट कराया, ऑक्सीडेशन कराया फास्फोरस का, PO3- HNO3 से पास आउट कराया, H3PO4 हो गया। फिर इनकी रिएक्शन कराई। ठीक, तो इनकी रिएक्शन से ये बना, कैनरी येलो कलर आ गया इसका। जो H3PO4 है वो हम लोग अमोनियम मॉलिब्डेट में डाला HNO3 के साथ,
तो कैनरिकल अमोनियम फॉस्फोमोलिबडेट। ठीक, बताइए। तो ये फास्फोरस का टेस्ट रहा। तो ये हमारा क्या हो गया, जो डिटेक्शन था वो डिटेक्शन कंप्लीट हो गया, मतलब लेसाइन टेस्ट कंप्लीट हो गया। क्वालिटेटिव एनालिसिस हम लोग कर लिए, बाकी ये इंपॉर्टेंट था जो हमने बताया। अब हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं क्या, क्वांटिटेटिव एनालिसिस पे। नेक्स्ट आते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है और इसमें हम लोग एस्टिमेशन करेंगे पहले नाइट्रोजन का विथ जेल्डाल मेथड। ठीक है, तो ये फिगर है जो मैं बना के लाया हूँ, ये है फिगर। ठीक, अब इस फिगर को थोड़ा सा देख लीजिए आप। इसमें जेल्डाल मेथड में कुछ है नहीं। देखो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड और कंसंट्रेट H2SO4 ले लें। इसमें क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, देखो यहाँ दिया भी है ऑर्गेनिक कंपाउंड, और साथ में क्या है, कंसंट्रेट H2SO4। और कैटालिटिक अमाउंट में हम लोग ले लेते हैं कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट इन कैटालिटिक अमाउंट, कैटालिटिक अमाउंट। ठीक है, कैटालिटिक अमाउंट में कैल्शियम सल्फेट ले लिया। अब इसको हमने हीट किया, मतलब हीट कर रहे हैं तो उस प्रोसेस को बोला जाता है डाइजेशन प्रोसेस। इसमें जो बेसिकली रिएक्शन होती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितना भी नाइट्रोजन होगा कंसंट्रेट H2SO4 के साथ मिल के, कंसंट्रेट H2SO4 के साथ मिल के वो क्या बनाएगा, अमोनियम सल्फेट बना लेगा। ठीक, अमोनियम सल्फेट। तो ये अमोनियम सल्फेट इसमें आ गया। अब इस अमोनियम सल्फेट, मतलब ये जो डाइजेशन वाला पूरा जेल्डाल कंपाउंड है, इसको हम इस दूसरे बर्नर में इसमें ले गए, दूसरे वेसल में। यहाँ ले जाके फिर क्या किए, इसको NaOH के साथ डाइजेस्ट करने लगे। जो भी यहाँ पे था, इसमें यहाँ पे दिख नहीं रहा है, यहाँ NaOH है। जो ये अमोनियम सल्फेट बना ना, उसको NaOH के साथ ट्रीट करा दिया। तो NaOH के साथ जैसे अमोनियम सल्फेट रिएक्शन करेगा, अमोनिया गैस आ जाएगी। तो अमोनियम सल्फेट प्लस NaOH, ये क्या हो जाएगा, अमोनिया गैस लिबरेट होने लगेगी यहाँ पे। अब ऐसे यहाँ पे अमोनिया गैस ऊपर जा रही है, क्योंकि ये पूरा गर्म है सिस्टम, तो अमोनिया गैस ऐसे, ये अमोनिया गैस जा रही। ठीक, तो यहाँ से अमोनिया गैस जैसे जाती है, ये कूलेन है, वाटर का ठंडा वाटर इधर जा रहा है, इधर से निकल रहा है। ठीक, तो ये पूरा कूलेन, यहाँ पे अमोनिया जाके ठंडी हो जाती है और जाके इस जो रखा हुआ है वेसल, इसमें गिरने लगती। अब इस वेसल में हम पहले से ही क्या लिखे हैं, नॉन अमाउंट वाला, नॉन सॉल्यूशन, नॉन वॉल्यूम वाला स्टैंडर्ड सॉल्यूशन H2SO4 या कोई एसिड का सॉल्यूशन। नॉन वॉल्यूम या नॉन स्ट्रेंथ मतलब उसका हमको पता है कि वो कितने लीटर है, और उसकी मोलैरिटी या जो भी कह लो उसमें कितने इक्विवेलेंट एसिड के हैं पड़े, ये सब हमको पता है। अब ये अमोनिया जाएगी तो उस एसिड से रिएक्शन करेगी, अमोनिया बेस है, और उसमें जो पड़ा हुआ है एसिड उससे रिएक्शन करेगी। तो कभी कभी जितना एसिड रहता है वो पूरा का एसिड पूरा पूरा अमोनिया को क्या कर लेता है, पूरा पूरा अमोनिया से रिएक्ट कर जाता है। कभी कभी क्या होता है कि अमोनिया ज़्यादा रहती है, एसिड्स कम रहता है, तो फर्दर हमको और एसिड लाना पड़ता है रिएक्शन कराने के लिए, न्यूट्रलाइजेशन के लिए। कभी कभी क्या होता है कि अमोनिया आई, एसिड से रिएक्शन किया। ठीक, अमोनिया आई, एसिड से रिएक्शन किया, अमोनिया इसमें से बन के आई, यहाँ एसिड से रिएक्शन किया। एसिड से रिएक्शन करने के बाद अमोनिया ख़त्म, एसिड्स बचा रह गया। अब एसिड बचा है तो फर्दर बाहर से हम नॉन वॉल्यूम वाला ही क्या लाएंगे, दूसरा सॉल्यूशन बेस का रिएक्शन करा के उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो क्या हुआ, ये प्रोसेस है। प्रोसेस ज़्यादा ये फिगर उगर पे जाना नहीं, फिगर उगर इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, बस हाँ ये है कि यहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड जब कंसंट्रेट H2SO4 के साथ
रिएक्शन कर रहा है तो क्या बन रहा है, अमोनियम सल्फेट। ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितना भी नाइट्रोजन है वो H2SO4 के साथ रिएक्शन करके अमोनियम सल्फेट बनाया। अब ये अमोनियम सल्फेट फिर क्या करेगा, NaOH के साथ रिएक्शन करेगा, NaOH के साथ रिएक्शन करके अमोनिया बना देगा। तो ये वाली रिएक्शन यहाँ पे हो गई, ठीक। तो कोई प्रोसेस था जिसमें क्या हुआ, जलडाल प्रोसेस है, ठीक है। जिस जलडाल या ऐसे जलडाल प्रोसेस में हमने क्या किया, देखा नाइट्रोजन पूरा का पूरा H2SO4 के साथ रिएक्शन करके अमोनियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। अमोनियम सल्फेट को जब हम लोग NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो अमोनिया बन जाती है। अब वो अमोनिया को हम लोग नॉन वॉल्यूम वाले स्टैंडर्ड सोल्यूशन से, स्टैंडर्ड H2SO4 का सोल्यूशन हो या HCl हो, हम लोग H2SO4 ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, H2SO4 के साथ फर्दर रिएक्शन कराते हैं। तो जब देखेंगे कि कितना अमाउंट ऑफ एसिड रिएक्ट कर रहा है अमोनिया से, उससे क्या पता चल जाएगा, अमोनिया के मोल के बारे में, अमोनिया के इक्विवेलेंट के बारे में पता। मान लो अमोनिया का मोल आ गया, तो जितना अमोनिया का मोल होगा उतना ही क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन होगा। भाई जितना नाइट्रोजन है वही तो अमोनिया बना रहा है, एक नाइट्रोजन एक अमोनिया, दो नाइट्रोजन दो अमोनिया। तो अगर अमोनिया के बारे में पता है कि इतना पार्टिकल है, इतना मॉलिक्यूल है या इतना मोल है, तो सेम नाइट्रोजन भी उतना ही होगा। और नाइट्रोजन का मोल पता हो गया तो उसमें 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेट ऑफ नाइट्रोजन आ जाएगा। और वेट ऑफ नाइट्रोजन अपॉन डिवाइडेड बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द कंपाउंड आ जाएगा, कि नहीं, ठीक है। ये क्लियर है, समझ में आया। ये अमोनिया जो बेसिकली आती है ना, जो यहाँ पे क्या है H2SO4 रिएक्शन, H2SO4 नॉन वॉल्यूम वाला, उससे रिएक्ट करती। कभी कभी H2SO4 ज़्यादा हो जाएगा, कभी कम हो जाएगा, कभी एकदम एग्जैक्ट बराबर हो जाएगा। कम होगा तो और हम लोग एसिड दूसरा लाएंगे, ज़्यादा होगा तो बेस बाहर से लाएंगे न्यूट्रलाइजेशन के, बराबर होगा तो बराबर बराबर रिएक्ट कर जाएंगे, दोनों के इक्विवेलेंट बराबर होंगे। फिर वहाँ से नाइट्रोजन अमोनिया के मोल के बारे में पता चलेगा, उससे हमको कंपाउंड में नाइट्रोजन का मोल पता चल जाएगा, 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। देख लो क्वेश्चन है उस पर बेस्ड। 0.303 ग्राम ऑफ सैंपल वाज एनालाइज्ड फॉर नाइट्रोजन बाय जेल्डाल मेथड। द अमोनिया इवॉल्व वाज ऑब्टेन इन 50 ml 0.05 मोलर H2SO। The excess acid required 25 ml of 0.1 molar NaOH for the neutralization. The percentage of nitrogen in the compound. परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन पूछ रहा है तो नाइट्रोजन का वेट हमको चाहिए। नाइट्रोजन का वेट कैसे पता चलेगा, जब उसका मोल पता चलेगा। मोल कहाँ से पता चलेगा, अमोनिया के मोल से, जितना अमोनिया का मोल उतना नाइट्रोजन का मोल, ठीक है। तो जो अमोनिया है वो रिएक्ट कर रही है किसके साथ, 50 ml 0.05 मोलर H2SO4, ठीक है। अच्छा H2SO4 है तो क्या करेंगे, या तो इक्विवेलेंट के टर्म में सोच लें, इक्विवेलेंट के टर्म में अगर हम सोचते हैं, या फिर सीधे मोल के टर्म में सोच ले, तो H2SO4 से क्या करेगा, 2H+ निकलेगा, तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो H+ का मोल मिलीमोल्स यहाँ से एसिड्स का आया। अब ये कह रहे हैं कि एक्सिस एसिड, मतलब ये एक्सिस अमाउंट में था, ठीक है, ये एक्सिस अमाउंट में था, ये अमोनिया और ये आपस में जब रिएक्शन किए तो ये एक्सिस अमाउंट में था। तो बाकी फर्दर क्या किया गया, एसिड बेस को ऐड किया गया, कितना, 25 ml 0.1 मोलर NaOH, और NaOH एक NaOH एक OH माइनस देगा, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंट ऑफ NaOH प्लस इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया बराबर हो जाएगा इक्विवेलेंट ऑफ जो एसिड है उसमें, इसमें वेसल में, जलडाल मेथड में, ठीक है। तो ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अमोनिया के लिए भी एन फैक्टर कितना होता है, 1 होता है। ये मोनो बेसिक एक H+ लेगा तो इसके लिए 1 क्या हो जाएगा, बैलेंस फैक्टर। अब यहाँ से क्या करो आप, अमोनिया के मोल निकाल लो, तो ये OH- के मिलीमोल्स, ये H+ के मिलीमोल्स,
और ये क्या हो जाएगा, अमोनिया के मिलीमोल्स। ठीक है, तो मिलीमोल्स ऑफ अमोनिया यहाँ से देखो क्या हो जाएगा। देखो दो बातें हैं, इक्विवेलेंट के टर्म में लोगे तो इक्विवेलेंट ऑफ NaOH प्लस इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया बराबर इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4, या फिर सीधे हम लोग H प्लस और OH माइनस के मिलीमोल्स देख लेते हैं। यहाँ क्या है, H प्लस, ये OH माइनस का मिलीमोल्स है और ये H प्लस का मिलीमोल्स, या H2SO4 का इक्विवेलेंट कहो या H प्लस का मिलीमोल्स, दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से मिलीमोल्स जो आएगा इसका, अमोनिया का, कितना आएगा भैया, ये 50 में 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 100, और 100 तो ये 5 आ गया कि नहीं, बोलो। और इधर क्या है 2.5, ये 2.5 घटा दो तो कितना आ गया 2.5 मिलीमोल्स। तो मिलीमोल्स किसका है, ये अमोनिया का, ये अमोनिया का मिलीमोल्स इतना आया, और यही क्या हो जाएगा, मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन, मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन क्या हो जाएगा इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो हो जाएगा वेट ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का मिलीमोल्स पता है 2.5, 1000 से डिवाइड कर दो, मोल्स आ गया, इंटू 14 कर दो, वेट आ गया। और ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट कितना है 0.0303 ग्राम, इंटू 100 कर दो, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। कई सारे ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग ड्यूमास मेथड के बाद, अच्छा खास बात ये है जो जेल्डाल मेथड की, कि जेल्डाल मेथड कैन नॉट बी यूज फॉर नाइट्रोजन प्रेजेंट इन नाइट्रो कंपाउंड, नाइट्रो में नाइट्रोजन होगा, उसके लिए हम लोग जेल्डाल मेथड यूज नहीं करेंगे फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, या डाइएजो कंपाउंड में जो नाइट्रोजन है। रिंग का अगर मेंबर है नाइट्रोजन तो उसका भी हम लोग एस्टिमेशन नहीं कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ जेल्डाल मेथड। ठीक, एक्सेप्ट पायराल, पायराल का हम लोग कर लेते, बाकी किसी का नहीं करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लो आप। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको देख लिया जाए। नेक्स्ट हम लोग ड्यूमास देखते हैं। ड्यूमास भड़कीला भड़कीला है, स्ट्रक्चर से ज़्यादा लेना देना है नहीं, कि स्ट्रक्चर देख के ही डर जाओ, स्ट्रक्चर से कुछ नहीं। जैसे जेल्डाल में भी क्या था, बस रिएक्शन क्या है, नाइट्रोजन H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा, अमोनियम सल्फेट बना लेगा, अमोनियम सल्फेट NaOH के साथ रिएक्शन करके अमोनिया बना देगा। रिएक्शन भी खास इंपॉर्टेंट नहीं, बस क्या इंपॉर्टेंट है कि जो अमोनिया आया है कितने एसिड से रिएक्शन कर रहा है, अमोनिया के मिलीमोल्स आ गए, हमको पता चल गए, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या पता चल गया, नाइट्रोजन का मिलीमोल्स, फिर वहाँ से परसेंटेज। रिएक्शन भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस अमोनिया जो आ रही है उसका मिलीमोल्स कैसे निकाल रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। फिर क्या हो रहा है जेल्डाल मेथड में, क्या नहीं हो रहा, वो लेना देना नहीं। नेक्स्ट आ जाओ ड्यूमास मेथड। तो देखो ये फिगर है, इसमें हम लोग CO2 और Cu के एटमॉस्फेयर में क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट करते हैं। ये फर्नेस है, इसमें हीट किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें Cu वही N2 को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा नाइट्रोजन में। तो यहाँ से जो चलेगा इसमें आएगा N2 तुम्हारा आएगा, CO2 आएगा और वाटर H2O आएगा। ठीक है, और ये क्या है KOH। ठीक, अब ये आया, इसमें से CO2 को KOH एब्जॉर्ब कर लेगा, H2O भी इसी में रह जाएगा, ऊपर N2 उड़ के चला जाएगा। तो इसमें से N2 ऐसे ऐसे क्या बबल करके ऊपर चला गया। तो यहाँ पे जो प्रेशर आएगा, यहाँ जो प्रेशर आएगा, ठीक है, वो हो जाएगा N2 का प्रेशर, ठीक, और वाटर का प्रेशर। वाटर का भी वेपर प्रेशर होगा ना, तो क्वेश्चन में वाटर का वेपर प्रेशर इक्वस टेंशन दिया रहता है, तो जितना टोटल प्रेशर होगा उसमें से वाटर का प्रेशर हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो हमको नाइट्रोजन गैस का प्रेशर आ जाएगा। अब जैसे नाइट्रोजन गैस का प्रेशर हो जाएगा, टेम्परेचर पता है, वॉल्यूम पता है, वो रख देंगे, और स्टैंडर्ड कंडीशंस
वाले प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर को रख के नाइट्रोजन का क्या कर लेंगे, मोल देख लेंगे। ठीक है, तो ये ड्यूमास मेथड हो जाएगा। नाइट्रोजन का जो मोल आएगा उसका डबल मोल क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन जो प्रेजेंट है, नाइट्रोजन गैस है यहाँ ना, नाइट्रोजन गैस का जो मोल आएगा उसका डबल आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन एटम हो जाएगा। 14 से मल्टीप्लाई करो, वेट आ जाएगा, वेट अपॉन टोटल वेट इंटू 100% आएगा। तो ये फार्मूला वगैरह, अरे सॉरी, स्ट्रक्चर वगैरह से कोई लेना देना नहीं है। जो फाइनली रिजल्ट आ रहा, जो निकल रहा है, वो क्या बताएगा, जो नाइट्रोजन आ रहा है उसके मोल से हमको क्या चीज़ पता चल जाएगा। जेल्डाल मेथड में जो अमोनिया आ रही है उसकी मोल से हमको क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड में पता चल जाएगा, ये ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, ये प्रोसेस सबके लिए यूज होता है हर जगह। ठीक है, इसका देख लो भाई, कार्बन को CO2 में, वाटर को H2O में, और N2 निकल जाएगी। ठीक, बोलो। तो ड्यूमास मेथड में क्या है, 0.3 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव 50 ml N2 कलेक्टेड एट 300, वॉल्यूम दिया है, टेम्परेचर दिया है, और क्या दे दिया, प्रेशर दे दिया। एक बात और दिया है, इक्वस टेंशन एट 300 केल्विन पे 50, मतलब वाटर वेपर का भी जो प्रेशर है वो भी दे दिया। तो वाटर वेपर वाला प्रेशर टोटल प्रेशर से घटा देंगे, नाइट्रोजन का प्रेशर आ जाएगा। ठीक है, बोलो। ठीक है भाई, तो देखो सोल्यूशन देख लो भैया इसका। तो टोटल प्रेशर कितना है, 750 mm है ना। तो हम लोग क्या कर लेंगे, प्रेशर ऑफ N2 निकाल लेंगे पहले। वो क्या हो जाएगा, 715 माइनस वाटर का वेपर प्रेशर, ये 700 क्या आ जाएगा, mm, 700 mm आ जाएगा तुम्हारा प्रेशर ऑफ, प्रेशर ड्यू टू नाइट्रोजन गैस। अब ये 700 mm आ गया, तो जो हम सोल्यूशन में रखते हैं ना, तो mmHg में रखते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या कर लेंगे, mmHg में कन्वर्ट कर लेंगे प्रेशर को। इस प्रेशर को 700 mm है, इसको क्या कर दो, 700 को 760 से डिवाइड कर दो, तो ये mmHg हो गया, ये हमारा प्रेशर है। ठीक है, ठीक है, बोलो। ठीक है, परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन नाइट्रोजन का इन द कंपाउंड में पूछ रहा है। अब प्रेशर हमको आ गया, वॉल्यूम पता है, टेम्परेचर पता है, सब कुछ पता है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड कंडीशन पे प्रेशर देख लेंगे, वॉल्यूम देख लेंगे। ठीक है, क्या कर लेंगे, अप्लाई, अप्लाई P1 भी, P1 V1, P1 V1 अपॉन T1 बराबर क्या कर दो, P2 V2 अपॉन T2। अब P1 की वैल्यू हमारी आ चुकी है 700 बटा 760। ठीक है, वॉल्यूम देखो भैया कितना है, 50 ml है, 50 ml रहने दो, लीटर में कन्वर्ट करोगे दोनों डिवाइड हो जाएगा। 50 ml है, इसको लीटर में चाहो तो 1000 से डिवाइड कर दो, इधर भी क्या 1000 से डिवाइड करोगे। ठीक है, या V2 हम लोग ml में ही कन्वर्ट देख ही लेते हैं। तो यहाँ T2 टेम्परेचर देख लो भैया, टेम्परेचर कितना है, 300, 300 रख दो। P2 प्रेशर एट स्टैंडर्ड कंडीशन में कितना होता है, 1 atm, 1 atm मतलब 760 mm ऑफ Hg, यही ना। गुड, V2 हम ml में कैलकुलेट कर लेते हैं। टेम्परेचर T2 कितना होता है, 273 केल्विन स्टैंडर्ड कंडीशन। ठीक है, 273 केल्विन, यहाँ से V2 आएगा
B2 जो आएगा ml में आएगा, तो मोल्स कितने हो जाएंगे? मोल्स ऑफ N2 वो हो जाएगा वॉल्यूम जो है ml में V2 डिवाइड कर देंगे 22,400 मोल आ जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो ये लीटर में कन्वर्ट कर लो, लीटर में करोगे तो फिर वॉल्यूम लीटर में आएगा, तो मोल के लिए हम लोग 22.4 लीटर से डिवाइड करें। मोल्स आ जाएगा N2 जो कि क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ N2 आ गया ना। तो ये टोटल मोल्स, टोटल नाइट्रोजन गैस जो N2 आया कहाँ से आया है? ऑर्गेनिक कंपाउंड से आया है। तो जो नाइट्रोजन का मास ऑर्गेनिक कंपाउंड में है वही मास N2 का हो जाएगा। मोल्स आ जाएगा तो वेट ऑफ N2 निकल जाएगा, या वेट ऑफ नाइट्रोजन, सीधे नाइट्रोजन निकालो, N2 क्यों निकालो, नाइट्रोजन निकाल लेते हैं। ये क्या है, B2 बाई, ये मोल आया, और नाइट्रोजन, ये मोल किसका है, N2 का है, डबल कर दिए तो मोल्स आ गया किसका, नाइट्रोजन एटम का, इंटू क्या कर दिए, नाइट्रोजन एटम का 14 होता है मास, मल्टीप्लाई कर दिए, मास आ गया। जैसे ही वेट ऑफ नाइट्रोजन आ गया, तुरंत क्या कर लो आप, परसेंटेज निकाल लो नाइट्रोजन का ऑर्गेनिक कंपाउंड में, क्या हो जाएगा, वेट ऑफ नाइट्रोजन अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100 कर लो, ये आ जाए। ठीक है, तो ये रहा ड्यूमास मेथड। ठीक है, एक होता है कैरियस मेथड। तो कैरियस मेथड में देखो कुछ होता नहीं, एस्टिमेशन ऑफ हेलोजन है, तो यहाँ भी हम लोग सल्फर और नाइट्रोजन को हटाना चाहेंगे तो फ्यूमिंग HNO3 वगैरह ले लेते हैं। ठीक है, ये कैरियस ट्यूब है, आयरन ट्यूब है, 2 सेंटीमीटर इसका क्या हो गया बीच का डिस्टेंस, और ये लेंथ इसकी 15 सेंटीमीटर हो गई। सील्ड कैपिलरी ट्यूब है ये। ठीक है, इसमें जो रिएक्शन होगी, जैसे हमारे पास क्या है NaBr, AgNO3 से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, AgBr बनाएगा। जैसे हमारे पास है NaCl, AgNO3 से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, बताओ, AgCl बनाएगा। हमारे पास क्या है NaI है, AgNO3 से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, AgI बनाएगा। ठीक है, ठीक है, बोलो। तो देखो यहाँ पे हम लोग रिलेट करेंगे कि कितने मिलीमोल्स NaCl के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। ठीक, कितने मिलीमोल्स AgCl, कितने इसके AgX के ना कितने मिलीमोल्स बन रहे हैं, ये देखा जाएगा। मिलीमोल्स पता है तो वेट पता हो जाएगा। अच्छा, जितना AgCl का मिलीमोल्स होगा उतना ही Cl माइनस का मोल होगा। तो ये इंपॉर्टेंट खैर है नहीं उतना। आप लोग क्या करोगे, इसमें सीधे ये रिएक्शन कराओगे विद द हेल्प ऑफ AgX के मिलीमोल से हम लोग Cl माइनस या X माइनस, मतलब अगर AgCl का मिलीमोल्स हो जाएगा पता तो Cl माइनस का पता कर लेंगे, AgBr की सहायता से Br माइनस। मोल पता हो जाएगा तो क्या कर लेंगे, मास पता हो जाएगा। मास पता हो जाएगा तो क्वेश्चन नहीं है क्या, क्वेश्चन इसमें नहीं लाए हैं, कोई बात नहीं। मास जैसे ही हमको पता चल जाएगा Cl माइनस का X माइनस का, मतलब X माइनस मतलब Cl माइनस I माइनस Br माइनस, जो उसका मोल होगा वही मोल क्या हो जाएगा, क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का मोल इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड, और उसके मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या पता चल जाएगा, बताओ, वेट पता चल जाएगा। तो वेट ऑफ ऑर्गेनिक हेलोजन डिवाइडेड बाय और कम ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट इंटू 100 कर देंगे। या बेसिकली एक फार्मूला है, रट लो आप। फार्मूला है एटॉमिक मास ऑफ हेलोजन, वेट ऑफ AgX अपॉन मिलीमोल्स ऑफ AgX
टोटल मास नीचे ऑर्गेनिक कंपाउंड है इंटू 100 हो जाएगा। तो यहाँ हम रिलेट की करेंगे किससे, AgX मतलब AgCl AgBr AgI की मिलीमोल्स और वेट से। ठीक है, बोलो। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन इसको अभी हमने क्या कर दिया, बता दिया। ठीक है, अब जैसे ये कंपाउंड इस पे है क्वेश्चन, इन कैरियस मेथड एस्टिमेशन ऑफ हैलोजन 0.15 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड आर गे 0.15 ग्राम ऑफ AgBr, फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ Br इन द कंपाउंड। तो देखो Br माइनस ही ना रिएक्शन करेगा जी, NaBr AgNO3 से रिएक्शन कर रहा है तो क्या बना रहा है, AgBr बना रहा है। ठीक है, अब इसका वेट हमको दिया गया, अब इसका वेट पता है तो एक काम ये कर सकते हैं कि इसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देंगे, मोल पता चल जाएगा, जितना इसका मोल उतना Br का मोल। इसका वेट दिया ना, इसका वेट को इसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दो, मोल आ गया, जितना इसका मोल रिएक्शन को देख के पता चल रहा है उतना Br का मोल पता चल जाएगा। Br का मोल पता चलेगा, Br के एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर दो, इसका वेट आ जाएगा। इसका वेट अपॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट दिया है कितना, इतना ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट इंटू 100 कर दो, या फिर सीधे मास से देख लो। यहाँ ब्रोमीन का 80 होता है और इधर ब्रोमीन का 80 और सिल्वर का जो होगा जोड़ दोगे तुरंत, इतने वेट के लिए इतना है तो इतने वेट के लिए इसका कितना वेट होगा, सीधे वेट आ गया, वेट आ गया डिवाइडेड बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। तो ये वाला जो दिया है ये फार्मूला वही वेट से रिलेट करके दिया है, ये फार्मूला वेट से रिलेट करके दिया। ठीक है, तो देखो इसका हमको क्या पता चल गया, 0.12 ग्राम है ना, दिया है, क्या कर देंगे, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ AgBr से डिवाइड कर देंगे गिवन मास में, तो ये क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ AgBr आएगा, और यही क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ, इसमें जो ब्रोमीन आया ऑर्गेनिक कंपाउंड से नहीं आया है, मोल्स ऑफ Br, मोल्स ऑफ Br इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो मोल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मोल्स ऑफ Br इन ऑर्गेनिक कंपाउंड आ गया, मोल्स ऑफ Br इन ऑर्गेनिक कंपाउंड आ गया। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ Br इन ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हो जाएगा, जो मोल्स है Br का ऑर्गेनिक कंपाउंड में उसमें मॉलिक्यूलर मास 80 होता है, उससे डिवाइड कर देंगे क्या, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेट ऑफ मोल इनटू मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास, ये क्या आ गया, ब्रोमीन का वेट आया इनटू टोटल वेट कितना है 0.15 ग्राम है ना, किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड का, टोटल वेट से डिवाइड कर दिया, इधर 100 से मल्टीप्लाई, वेट आ गया। तो ये फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो फार्मूला गिवन है, चाहो तो उसका यूज करो चाहे ऐसे। ठीक है, तो ये कैरियस मेथड। चलिए ठीक है, फिर ये एस्टिमेशन रहा है आपका, इसमें इंपॉर्टेंट लेसेग्ने था, जेल्डाल और डिमॉज पे भी कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, एक लिविक टेस्ट था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लिया जाएगा, मतलब चीज़ें आसान आसान ही बताई गई कि नहीं। ठीक है, तो चलिए ठीक है फिर, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का समय देने के लिए। ठीक है बेटा।